हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन सीरीज आरएसपी स्टडी पॉइंट के एकलव्य सीरीज में हो गई है। और एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना बहुत बेहतरीन लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना इस सीरीज का चैप्टर नंबर 3। अभी करंट में हमारा इकोसिस्टम चैप्टर चल रहा है और आज पूरी तरीके से हम लोगों को इकोसिस्टम नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट कर देना है। देखिए, इस चैप्टर में तो फिलहाल बहुत कुछ है नहीं, लेकिन हमको मेनली जो भी पढ़ना है उसको हमने लगातार इसके पिछले 3 लेक्चर में देखा है और आज इस चैप्टर का अंतिम और चौथा लेक्चर होने वाला है। फिलहाल अगर हम बात करें अपनी इस सीरीज की, तो अगर आपको इस सीरीज की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग सीधे एक काम करिएगा कि इस सीरीज में आप लोग जैसे ही डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जाएंगे वैसे ही इसका लेक्चर 01 मिल जाएगा इस सीरीज का। आप लोग उसी लेक्चर से पूरे सीरीज को आराम से समझ सकते हैं कि इस सीरीज में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, किस चीज से रिलेटेड सीरीज है और हमको इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। अगर बात करें आपसे और कुछ जानने के लिए तो और कुछ नहीं है, बेसिकली इस सीरीज में हमारा क्लास 12 का पूरा बायोलॉजी नामक सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। जो भी बच्चे क्लास 12 2024 बोर्ड में बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। डिटेल में जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके लेक्चर 01 वीडियो 01 से चेक कर सकते हैं। और आज इस सीरीज का होने वाला है लेक्चर नंबर 13। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। किस नंबर का सर चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी का? तो एनसीईआरटी का करंट में चैप्टर नंबर है 12। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट 05 का ये चैप्टर है। और उसके बाद अगर और कुछ इसमें बात करें लास्ट में, तो आप लोग भी क्लास 12 के बच्चे हैं और ये चैप्टर भी हमारा क्लास 12 का ही बहुत बेहतरीन चैप्टर है, तो इसको पढ़ने में मजा आएगा। इसके पीछे हमने इसके कुछ मेन फैक्टर डिसाइडेड टर्म को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि इकोसिस्टम के टोटल 4 टर्म, 4 फैक्टर, 4 टाइप्स होते हैं। तो उसके 3 टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया है। मेनली क्या क्या हमने डिस्कस किया है? मेनली हमने प्रोडक्टिविटी देख लिया और हमने डिकम्पोजिशन देख लिया है। आज हमको इसका तीसरा और बहुत बेहतरीन फैक्टर पढ़ना है, जिस फैक्टर का नाम हमारी एनसीईआरटी में दिया जाता है और उसका नाम होता है भैया एनर्जी फ्लो। अच्छा सर, एनर्जी फ्लो क्या होता है? तो देखिए, आज वाला जो लेक्चर है इसमें थोड़ी सी हमको बातें ज्यादा और पढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा करनी है, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर में हमने सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर को कवर किया है। तो आज हमको एनर्जी फ्लो के साथ साथ न्यूट्रिशन साइकिल और लास्ट में चल के हमको इकोलॉजिकल पिरामिड, 3 टॉपिक को आज के ही लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो आइए बिना फर्जी बात किए हुए इस टॉपिक को, इस सीरीज के एक लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा देखिए, एनर्जी फ्लो होता क्या है? तो हम सभी लोगों को पता है कि एनर्जी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। एनर्जी जो है यही बेसिक, हम लोगों का बेसिक सोर्स है फॉर लिविंग। बेसिक सोर्स फॉर लिविंग। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो ना हम आपसे बात कर पाएंगे, ना हम आपसे हाल चाल पूछ पाएंगे, ना हम अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे और ना ही कोई काम करने लायक हम लोग बचेंगे। तो हमारा एनर्जी ही मेन सोर्स है हमारी बॉडी को चलाने का। बिल्कुल उसी प्रकार से एनर्जी का सिर्फ एक ही सोर्स हमारे पास है। एनर्जी का सिर्फ एक सिंगल सोर्स हमारे पास हमको भगवान ने दिया है और उस सिंगल सोर्स का नाम होता है बच्चों सन। सन मतलब सूरज, सूरज मतलब सूर्य, सूर्य मतलब बस वही हमारा सूरज मामा। ठीक, अच्छा इसका कंडीशन क्या है? सन से एनसीईआरटी हमारी कहती है कि जब सुबह होती है तब सन से हम लोगों के पास 100% एनर्जी निकलती है। सन की जो लाइट होती है उसमें 100% एनर्जी रहती है। इस 100% एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं TIR। क्या कहते हैं?
TIR। अगर आप लोगों को एक एक डिफिनीशन देखना है इस चैप्टर का, एक एक चीज देखनी है, तो उसको हम इस सीरीज में बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। आपको हम गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते। हम बोलते चले जा रहे हैं, आप लिखते चले जाइए। आप अपनी NCERT खोल के उसमें एनर्जी फ्लो वाला टॉपिक खोल लीजिए। एक एक लाइन हम आपकी NCERT से पढ़ाएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन एक एक डिफिनीशन लिखवाएंगे या और कुछ करवाएंगे संभव नहीं है, क्योंकि आपका बोर्ड अभी जस्ट नजदीक आ जा रहा है। और आज आपका इस सीरीज का 13वां लेक्चर है। हमको 60 लेक्चर में पूरा इंटर कंप्लीट करना है। ठीक, तो हम बता पूरा देंगे, आपका छोड़ेंगे कोई टॉपिक नहीं, लेकिन पूरा लिखवाएं, एक एक डिफिनीशन बनाए, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भैया आई एम सॉरी। ठीक, अच्छा देखिए, TIR का जो हमारा फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। टोटल इंसिडेंट रेडिएशन मतलब सन से जो एनर्जी हमारी निकलती है वो 100% एनर्जी होती है। और इसी टोटल एनर्जी, इसी 100% एनर्जी को हम लोग कहते हैं TIR, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। और उसके बाद में क्या होता है बच्चों, उसके बाद में इसी TIR, जब ये 100% मान लीजिए सन से निकली, उसके बाद हम लोग इसको यूज कितना करेंगे, इसमें जो इसकी 100% एनर्जी है ये दो भाग में बट जाती है। दो भाग में, अगर 100 को दो भाग में बांटेंगे तो बटेगी 50-50 में। भाई 100 का आधा 50-50, तो 50% एनर्जी जो है ये ह्यूमंस से नन यूटिलाइज्ड फॉर्म में चली जाती है। मतलब NCERT कहती है कि हमको जिंदा रहने के लिए सिर्फ 50% एनर्जी पर्याप्त है, बाकी 50% की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसी आई है वैसे ही पड़ी है, कोई मतलब नहीं है। हमको जीना है सिर्फ 50% एनर्जी लेके, और इस एनर्जी को भी हम लोग 100% नहीं यूज करते। 50% एनर्जी कहने का मतलब है जैसे आपके घर में आपके पिताजी नौकरी करते हैं और आप 4 भाई 5 बहन, आपका पूरा परिवार 10-12 लोगों का है, तो आपका पूरा परिवार आपके पिता के पैसे से चल रहा है। बिल्कुल वही सेम कंडीशन यहाँ कह रहा है कि सन ही एकमात्र एनर्जी का सोर्स है, उसी की एनर्जी से पूरा हमारा ब्रह्मांड चल रहा है। और उसमें 50% एनर्जी उसकी नहीं यूज हो पाती। 100 की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो जो नहीं यूज हो पाती उसको हम लोग छोड़ देंगे। इसका कोई मतलब ही नहीं है जो हम यूज ही नहीं कर पाए। जो हम यूज कर पाए उसे हम लोग कहते हैं PAR। क्या कहेंगे बच्चों, PAR। अच्छा, इस PAR का पूरा नाम क्या होता है, इस PAR का नाम होता है फोटोट्रॉपिक। ध्यान से लिख लीजिएगा, फोटोट्रॉपिक एक्टिव रेडिएशन। ये क्या चीज है सर? अच्छा ये बताइए, इस पृथ्वी पे अगर हम लोगों को जीना है तो कुछ खाना पीना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल खाना पड़ेगा सर, बिना खाए जिंदा ही कैसे रह पाएंगे? बस वही कहानी है। अगर हमें खा पी के जीना है तो हम डिपेंडेंट हैं डायरेक्ट प्रोड्यूसर मतलब प्लांट पे। तो प्लांट भी तो अपना कहीं से खाना बनाता होगा, वो खाना बनाता है सोलर की एनर्जी मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। वही हम छोटी सी चीज कहना चाह रहे हैं कि PAR जो हमारी 50% एनर्जी है उसमें से मेनली यूज करता है हमारा प्लांट। अच्छा, इस PAR जो हमारी NCERT है कहती है PAR में 50% एनर्जी में से महज ज्यादा से ज्यादा 2 से 10% ही PAR मतलब 50% में सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट यूज कर पाता है फोटोसिंथेसिस करने में, उससे ज्यादा नहीं कर पाता। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि TIR में फिर कितना होगा, TIR में कितना प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो अगर 50 में 2 से 10 है तो TIR में केवल 1 से 2% होगा। आपके NCERT का डाटा है, आप चेक करके इसको याद कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा सर, हमें पता लग गया TIR जो 100% एनर्जी निकली उसे कहते हैं PAR जो 50% हम लोग यूज कर रहे हैं, या जो एनर्जी मेनली प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज कर रहे हैं उसे हम लोग PAR कहते हैं। उसके आगे क्या कंडीशन है, उसके आगे देखिए बच्चों, उसके बाद हमारी NCERT कहती है कि हमारे पास है फूड चेन।
हमारे पास है फूड चेन। अच्छा, बिना खाना खाए एनर्जी मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए फूड का मस्ट नेसेसरी है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है फूड का। अच्छा, फूड का क्या इंपॉर्टेंस है? फूड का इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि फूड, हमें पता है कि फूड जो है वो जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स हमेशा फूड को प्रोड्यूस करते हैं। फूड के जो मेनली प्रोड्यूसर हैं वो है भैया ऑटोट्रॉप्स। अरे जाहिर सी बात है, जितने पेड़ हैं वही तो खाना बनाएंगे। पेड़ पे ही फल लगेगा, पेड़ पे ही गेहूं लगेगा, पेड़ पे ही चावल लगेगा, पेड़ पे ही भाटा लगेगा, पेड़ पे ही सब्जी लगेगी। जितनी सब्जी, जितने फल, जितने भी फ्रूट हैं हमारे, सब कुछ पेड़ से मिलते हैं। तो मेन हमारा फूड चेन में मेनली प्रोड्यूसर हम किसे कहेंगे? हमारे प्लांट को। तो प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल होगा प्लांट जो आता है ऑटोट्रॉप्स में। अच्छा सर, दूसरा क्या है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जितने भी हेटेरोट्रॉप्स के जीव जंतु हैं, मतलब जो पेड़ों पे निर्भर हैं अपने खाने को खाने के लिए। अच्छा, एक चीज आप लोग जानते हैं कि नहीं? कुछ लोग कहेंगे हम पेड़ पे नहीं निर्भर हैं, या कुछ लोग ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि शेर चीता पेड़ पे नहीं निर्भर हैं। वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक शेर चीता शिकार करेंगे हिरन का, तो हिरन तो डिपेंड है ना फल पे या पेड़ पे या घास पे या फूस पे, जो भी खाएगा वो तो शाकाहारी है। तो अगर हिरन मतलब पेड़ ही नहीं रहेगा तो हिरन नहीं रहेगा, हिरन ही नहीं रहेगा तो शेर ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब तक ऑटोट्रॉप्स नहीं है तब तक जिंदगी पॉसिबल नहीं है। तो फूड चेन दो भाग में बटा है, एक है ऑटोट्रॉपिक फूड चेन, एक है हेटेरोट्रॉपिक फूड चेन। जो अपना खाना खुद बनाए मतलब प्लांट, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। और जो पेड़ों के द्वारा बनाए गए खाने को, चाहे उसकी पत्ती हो, चाहे उसमें लगा हुआ फल हो, चाहे उसमें सब्जी हो, इसको खाता हो, उसे हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉप मतलब कंज्यूमर। उसे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। यही आपका छोटा सा फूड चेन आपकी एनसीईआरटी में देता है। उसके बाद भैया इसमें मेनली बताता क्या है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी कहीं कहीं दे देता है। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? जैसे मान लीजिए प्लांट, या इसी को हम लोग ग्रास कहते हैं। ग्रास को खाएगा रैबिट। अच्छा, रैबिट ने ग्रास को खाया, रैबिट को भी किसी ने खा लिया, रैबिट को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को फिर वल्चर ने खा लिया। वल्चर मतलब गिद्ध होता है, बहुत परेशान होने की बात नहीं है। वल्चर मतलब गिद्ध, गिद्ध मतलब बाज, आप लोग सब जानते हैं बाज जो होता है ईगल, उसी का बड़ा भाई गिद्ध होता है, तो वल्चर होता है। अच्छा, इसमें बताने की कोशिश की गई है कि ये हमारा है प्रोड्यूसर, ये है प्रोड्यूसर जिसने खाने को बनाया। मतलब ये नहीं रहेगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर कोई पूछे इसने भी खाना कहां से बनाया है, ये भी खाना कहां से पाता है, तो इसका एग्जांपल बता देना कि सन की लाइट से प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को स्नेक, स्नेक को वल्चर, गिद्ध ने खा लिया है। तो इसमें ये प्रोड्यूसर हो गया। अच्छा, रैबिट क्या हुआ? रैबिट हुआ भैया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ, सबसे पहले खाने को प्रोड्यूस करने वाला हुआ प्लांट, क्योंकि इसी को खा के जिएंगे, लेकिन ये प्रोड्यूसर है। इस पे जो डिपेंडेंट रहेंगे, इस पे जो डिपेंडेंट रहेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कंज्यूमर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट है, प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट है। उसके बाद रैबिट को सांप ने खाया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, और सांप को वल्चर ने खाया, ये टर्सरी कंज्यूमर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका ग्राफ हमने आपके स्क्रीन पे पेस्ट करवा दिया है, जो आपके एनसीईआरटी का ही ग्राफ होता है, आप लोग कायदे से देख लीजिएगा। बस उसमें ट्रॉफिक लेवल का एग्जांपल दे दिया गया है। ट्रॉफिक लेवल क्या है? बढ़ते हुए क्रम को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। सबसे छोटा ट्रॉफिक लेवल प्लांट, इस पे पूरे डिपेंडेंट है रैबिट, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वही चीज है। अच्छा सर, उसके बाद क्या है? ये सब तो हम समझ गए, उसके बाद थोड़ा सा समझाइए। उसके बाद देखिए बच्चों, लेकिन उसके पहले हम इसको इरेज कर दें, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बच्चों, एनसीईआरटी हमारी मेनली हमसे कहती क्या है? कहती है भैया कि जिस एग्जाम्पल को आपने हमें समझाया था वो भी किसी का पार्ट होता है। मतलब फूड चेन के टोटल दो टाइप होते हैं। पहला जो हमारा फूड चेन का टाइप होता है, उस टाइप को हम लोग कहते हैं जीएफसी, और ये जीएफसी का ही एग्जाम्पल या डिफिनीशन है। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल ऊपर लिखा है, डिफिनीशन नीचे
समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल से डिफिनेशन ज्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए कह रहा है ऐसा फूड चेन का टाइप जिसमें आपस में लोग खा पी के एक दूसरे को जिंदा रहे, इस फूड चेन को हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन भी कहते हैं। तो ग्रेजिंग लिखिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या है सर, उसके बाद मान लीजिए कि ये सब मर गए, किसी में से कोई जीव मर गया। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा DFC का। DFC क्या है, DFC हमारा कहता है कि मान लीजिए कोई रैबिट हमारा था, वो मर गया। इस रैबिट को अभी तक स्नैक खा रहा था, लेकिन किसी कारण से स्नैक नहीं आ पाया इसको खाने। तो ये धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे जहां मरा था वहीं पे डिकम्पोज होने लगा, मतलब सड़ने लगा। अब जब सड़ने लगा तो जिस जगह ये मरा था उस जगह की मिट्टी में, उस जगह के इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो इसको क्या किए, बैक्टीरिया थे, वायरस थे, फंगी थे, जो खुद आके इसको खाने लगे और खा के इस रैबिट को पूरे तरीके से खत्म कर दिए थे। तो जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा पी के आपस में डिपेंडेंट हो, ऐसे को हम लोग कहेंगे GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन जब कोई कभी एक डिकम्पोज वाले चीज को खा पी के जिंदा रहे, डेड ऑर्गेनिज्म को खा के जिंदा रहे, ऐसे टाइप को हम लोग कहते हैं भैया डेट्रिटस फूड चेन। क्या कहेंगे, डेट्रिटस फूड चेन। ये फूड चेन का दो बहुत बेसिक एग्जाम्पल और डिफिनीशन हमारी NCERT में बताया गया है। अच्छा इसी में आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है डेट्रिटस फूड चेन में ही, इसका मेन एग्जाम्पल होता है सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स का खुद ही डिफिनीशन यही होता है कि ऑर्गेनिज्म, इसका डिफिनीशन ही यही है जो हमने ऊपर बताया। कह रहा है जो मरे हुए सड़े गले जीवों को खा पी के खुद जिंदा रहते हैं, उन जीवों को हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म। और वही हमारा कहता है DFC कि मान लीजिए कोई चीज डिकम्पोज हो रहा था, उसको आके माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने लगे, तो वो हो गया DFC। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें पहला तो एग्जाम्पल हमने सीधे बता दिया, बहुत सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और दूसरा चीज क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ के इसमें आपका जयकाल आता है। जयकाल मतलब सियार हो गया। इसमें ही आपका गिद्ध आता है, वल्चर। गिद्ध जो थे वो सबसे तगड़े इसके वेंजर्स हमारे इन्वायरमेंट के थे, लेकिन आधुनिक तकनीकी या गतिविधियों ने उनको मार दिया। इतना ज्यादा हम लोगों ने पेड़ों में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाला कि उस पेड़ को खा के हमारे जानवर जिए, और उस जानवर के बॉडी में वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पहले असर किया। जब वो मर गए तो उनको खाने जब गिद्ध आए तो गिद्ध भी मर गए। तो वो तो एक हम लोगों के द्वारा किया गया घटिया काम था, लेकिन अब उसको दोहराया नहीं जा सकता। तो फिलहाल आप लोग इसके फूड चेन के दो टाइप को याद रखिएगा, एक GFC एक DFC, इसको हम इरेज करते हैं। फिर देखिए बच्चों, उसके बाद में भैया अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी फ्लो का, जो टेरेस्ट्रियल था, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था, उसकी हम लोग बात कर रहे थे। इसका एक टाइप और होता है, ये तो हमने बात किया जो जमीन पे हो रहा था, जमीन पे ही सांप होगा, जमीन पे ही पौधा होगा, जमीन पे ही खरगोश, जमीन पे ही रैबिट। जो अब हम लोग इसके सेकेंड टाइप की बात करेंगे, जिसका नाम है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम का क्या मतलब है, कुछ कांड जो है वो पानी के अंदर भी होते हैं, पानी के भी कुछ जीव होते हैं जो आपस में जिंदा रहते हैं। अच्छा वो क्या होता है सर, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, शॉर्ट में हमने लिख दिया GFC इज मेजर। क्या कह रहा है भैया, GFC इज मेजर वे ऑफ एनर्जी फ्लो। मतलब क्या है इसका, जैसे हम अगर इसका एग्जाम्पल दें, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल कह रहा है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो ज्यादा कॉमन होता है, जबकि DFC उसमें बहुत कष्टदायी या कठिन काम होता है। जैसे मान लीजिए पानी में कोई मछली की मृत्यु हो गई, कोई मछली मर गई, अब क्या होगा, अब ये बहुत कम कंडीशन है कि वो सड़े गले, बल्कि उसके मरने के पहले ही लोग क्या करेंगे, उसको
खा पी के खत्म कर देंगे जितने भी पानी के जीव जंतु होते हैं। तो उसमें DFC क्या था, जो मरे हुए पे डिपेंडेंट हो, यहाँ मरा हुआ बच ही नहीं पा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि सड़क पे कोई कुत्ता मर गया और लोग उसी के ऊपर से आ जा रहे हैं चील कर, वो उसको खा नहीं पा रहे हैं। तो पृथ्वी पे तो कोई चीज ज्यादा दिन तक सड़ सकती है, लेकिन पानी में ऐसा बहुत कम केस होता है कि कोई चीज ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक सड़े। बल्कि मान लीजिए समुद्र या किसी रिवर में किसी मछली की डेथ हुई, बह के वो या तो किनारे चली जाएगी या तो क्या होगा, उसे कोई चील का वो ऊपर से ही उड़ा के लेके चला जाएगा। अगर समुद्र में है तो कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ उसको खा लेगा। तो DFC जो है वो बड़ा रेयर केस होता है, जबकि GFC मतलब आपस में शिकार करके खाना, यही तो है ग्रेजिंग फूड चेन जो हमने आपको पीछे बताया। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हमारा GFC है, यही मेजर और यही मेन तरीका होता है एनर्जी फ्लो का। जबकि बट NCERT हमारी इसके आगे भी लिखती है भैया, बट DFC इज सीन वेरी रेयर, मतलब बहुत कम कंडीशन में ही हम लोग DFC को देख पाते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वही बहुत ज्यादा इसका कुछ एग्जाम्पल है नहीं। पानी में मछलियां रहेंगी छोटी छोटी, जो स्मॉल फिश है उनको बिग फिश खाएंगी, और जो बिग फिश है उनको वेरी बिग फिश खा लेंगी। बस यही सब है। तो पानी का एग्जाम्पल तो आप लोग जानते हैं, शिकार वाली दुनिया है, वही सब अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि टेरेस्ट्रियल वाला जो इकोसिस्टम है वो ज्यादा बढ़िया है कि एक्वेटिक वाला इकोसिस्टम हो, तो टेरेस्ट्रियल वाला ज्यादा बड़ा भी है और ज्यादा बढ़िया भी होता है। जो धरती पे हो, जो पानी में हो, वो बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता। इसके बाद हमारी NCERT हमसे कुछ टर्म कहती है। हमारा टर्म मेनली क्या है, NCERT हमसे कहती है भैया कि इसी एनर्जी फ्लो में हमारे दो एग्जाम्पल आते हैं। देखिए, यही जो हमारा मेनली एनर्जी फ्लो बताया जा रहा है, इसी का दो एग्जाम्पल आता है। तो NCERT में ही आपका एग्जाम्पल दिया गया है। मेनली देखिए, NCERT का जो एग्जाम्पल है वो NCERT थोड़ा सा फिजिक्स से लिंक करके आपको क्लियर करवाना चाहती है। जैसे NCERT कहती है कि जो हमारा होता है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडी, ये क्या कंडीशन करता है, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारा जो होता है वो मेनली उसके दो लॉ होते हैं। कौन कौन से लॉ होते हैं, पहला लॉ होता है, पहला फर्स्ट लॉ, एक तो हो गया फर्स्ट लॉ, और एक होता है भैया सेकंड लॉ। अच्छा, ये दोनों कहते क्या है, आइए देखिए। पहला जो लॉ है वो कहता है यूनिफिकेशन, फ्लो ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये क्या कंडीशन है सर, ये कहता है कि जैसे इसके एग्जांपल से आप लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये हमारा लॉ कहता है कि जैसे हमारा प्लांट था, प्लांट को खाया हमारे रैबिट ने, रैबिट को हमारे स्नेक ने, स्नेक को हमारे वल्चर ने। तो यहाँ पे लगातार क्या हो रही है, जो प्लांट में 100% एनर्जी स्टोर हुई थी वो एनर्जी कहाँ चली गई, उसको खाएगा रैबिट, तो रैबिट के अंदर मान लीजिए 70% एनर्जी गई। रैबिट को खाया स्नेक, स्नेक के अंदर 50%, और इसको खाया वल्चर, इसके अंदर 30%। तो लगातार एनर्जी बह रही है, एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। यही होता है यूनिफिकेशन फ्लो ऑफ एनर्जी, और इसी को थर्मोडायनेमिक्स भी कहती है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ यही तो कहता है, ना एनर्जी को बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे में बदला जा सकता है। कितनी अच्छी बात है कि प्लांट को खाया रैबिट ने, प्लांट की एनर्जी उसके अंदर चली गई, जो एनर्जी थी वही गई है, वो बह के गई है, वो उसके द्वारा गई है। ना रैबिट के अंदर कोई नई एनर्जी बनी और ना टूटी, बस जो प्लांट में था वही रैबिट में गया, रैबिट से स्नेक में, स्नेक से वल्चर में। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, कितना सिंपल कहता है। दूसरा जो सेकंड लॉ है थर्मोडी का, सेकंड जो लॉ है वो थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या कहता है, वो कहता है डिसिपिटेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है, डिसिपिटेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है सर, इसको भी थोड़ा सा समझा दीजिए। डिसिपिटेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसको आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, डिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, डिसिपिटेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी। इसी को हम लोग कह सकते हैं लॉस ऑफ
एनर्जी। जैसे जैसे एग्जांपल आप लोग नया लिख लीजिएगा, हम समझा इसी में देते हैं। देखिए यही सेम एग्जांपल है, इसका बस डिसिपिटेशन या लॉस कैसे होता है। कह रहा है जब प्लांट को खाने गया रैबिट, तो प्लांट ने 100% थी लेकिन इसके अंदर 70% गया, तो जो इसने मेहनत किया होगा प्लांट को खाने में, प्लांट पे चढ़ने में, एनर्जी जब 100 से 70 हो गई, तो वो जो 30% एनर्जी थी वो पूरी एनर्जी रैबिट ने नहीं लिया, बल्कि क्या हुआ, यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस हो गया। क्या हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी, 100 से 70 ही गया, फिर इससे 50 गया, तो बीच में जब रैबिट को स्नैक ने खाया तो इसका कुछ एनर्जी लॉस हुआ, फिर क्या हुआ 50 से 30 कुछ इसका एनर्जी लॉस हुआ। तो एनर्जी चल तो रही है, ये सही बात है, लेकिन बीच बीच में एनर्जी लॉस भी हो जा रही है। यही हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहता है, और बिल्कुल सही एनर्जी फ्लो पे ये बैठ जाता है। तो दो लॉ भी थे, ये भी हमने आपको क्लियर करवा दिया है। तो अभी तक हमने एनर्जी फ्लो और फूड चेन कंप्लीटली देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। फिर देखिए बच्चों, अगला हमारा नया टॉपिक क्या है, इस टॉपिक का नाम है भैया इकोलॉजिकल पिरामिड। अच्छा सर जी, इसको लिखना कहाँ है, जैसे आप लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ लिखें, तो हमने पूरे जितने भी लेक्चर बनाए सब में हमने कहा इस पूरे 60 लेक्चर की सीरीज के लिए आप लोग एक नई कॉपी बना लीजिए। क्यों, क्योंकि 5 जनवरी को जैसे ही हम पढ़ा के इस सीरीज को खत्म करेंगे, वैसे ही आप लोग अपना जो 1 महीना आपका बचेगा उसमें पूरा नोट्स रिवीजन कर लीजिएगा, और जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो तुरंत लेक्चर देख लीजिएगा। 100% आपका बोर्ड में 100 में 100 बायो में आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, इसकी डिफिनीशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लीजिए। इसकी डिफिनीशन कहती है इट इज रिप्रेजेंटेशन। हमारा डिफिनीशन हमसे क्या कहता है, कह रहा है कि इकोलॉजिकल पिरामिड एक प्रकार से भैया रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज को दिखाने का साधन है। अच्छा, किस चीज को दिखाने का साधन है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल कैसे कैसे अपने फूड और एनर्जी को बना के रखते हैं, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल कैसे अपने फूड और एनर्जी को बना के रखते हैं, इसी चीज के रिप्रेजेंटेशन के तरीके को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अच्छा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहता है भैया कि इकोलॉजिकल पिरामिड में हमारे कुछ छोटे छोटे पिरामिड बनते हैं। जैसे ये एक सबसे नीचे वाला एक अलग ट्रॉफिक लेवल, ये है ट्रॉफिक लेवल 1, ये उसके ऊपर ट्रॉफिक लेवल 2, ये उसके ऊपर ट्रॉफिक लेवल 3, ये उसके ऊपर ट्रॉफिक लेवल 4। इसमें हमारा प्लांट को खाया रैबिट, रैबिट को स्नैक, स्नैक को खाया वल्चर, ये हुआ प्रोड्यूसर, ये हुआ भैया ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर। इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताया जाता है। अच्छा देखिए, 2 प्रकार के हमारे ग्राफ होते हैं। अगर मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसे जैसे सीधा सीधा हमने ऊपर की तरफ बनाया है, तो इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं अपराइट पिरामिड। अपराइट मतलब होता है भैया सीधा ग्राफ जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी ऐसा आपको उल्टा पिरामिड मिल जाए, पहले बड़ा हो फिर छोटा हो फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे पिरामिड जो नीचे की तरफ आए उल्टे हों, इन्हें हम लोग कहते हैं इनवर्टेड पिरामिड। उल्टे पिरामिड को हम लोग इनवर्टेड पिरामिड भी कहते हैं। इसमें हमको मेनली 3 एग्जाम्पल देखना है। उस तीनों एग्जाम्पल में हमको देखना है पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास या एनर्जी। तो आइए उनको हम देख लेते हैं। 2 टाइप्स के पिरामिड है, याद रखे रहिए। जो पिरामिड है, सबसे जो हमारा पहला इसका एग्जाम्पल 01 है। एग्जाम्पल 01 हमारा क्या कहता है, कहता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का कैसा होगा कंडीशन। जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है ग्रासलैंड, जिसका एग्जाम्पल होता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में हमसे पूछेगा पेपर में कि भैया हमको पिरामिड ऑफ नंबर बता दीजिए, पिरामिड ऑफ नंबर का हमको पिरामिड बनाइए, और पिरामिड ऑफ बायोमास बना के दिखा दीजिए, हम आपको पूरा नंबर दे देंगे। तो बनाया कैसे जाएगा, मान लीजिए कोई एक ग्रासलैंड बहुत बड़ा हमारा फील्ड है, फील्ड में छोटी छोटी घासें हैं, कुछ पेड़ हैं और भी चीजें हैं। तो उसमें सबसे पहला चीज क्या होगा, सबसे पहले तो उसमें प्लांट होगा, सबसे पहला
प्लांट होगा सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ पिरामिड मतलब कितने नंबर होंगे प्लांट के, मान लीजिए 10,000 छोटे छोटे घास और बड़े बड़े पेड़ को मिला के हम कह रहे हैं। वैसे ग्रास लैंड है, घास का मैदान, तो उसमें मेनली घास होगा, तो मान लीजिए 10,000 ग्रास हो गई, ठीक। अच्छा, उसके बाद उसमें रहने वाले छोटे छोटे रैबिट, मान लीजिए 500 रैबिट उसमें रहते हैं, 500 रैबिट। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि मान लीजिए उसी में छोटे छोटे 50 स्नैक रहते हैं। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए उसी में थोड़ा बहुत हमारा क्या रहता है, मान लीजिए उससे थोड़ा सा बड़ा जो स्नैक को खाता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मान लीजिए हमारा स्नैक रहता है, बस यही हिंट करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ये ग्राफ हमारा कैसे जा रहा है, नंबर का ग्राफ है, नीचे सबसे ज्यादा था, ऊपर क्या हुआ, ऊपर कम होता चला गया। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ नंबर का ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ होगा अपराइट ग्राफ। तो क्वेश्चन आपसे यहां आएगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो अपराइट ग्राफ। दूसरा, अगर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो बायोमास मतलब होता है वजन। अब अगर इतने सारे पेड़, छोटी छोटी घासें हैं, इन सब का हम एक पूरा वजन निकालेंगे तो मतलब 10,000 घास का वजन करीब बहुत कम आएगा। तो मान लीजिए 1 कुंटल, या इसी को हम लोग कहते हैं 100 किलो, 100 किलो हमारे पूरे ग्रास का वजन हो गया। फिर मान लीजिए 50 रैबिट है या 500 रैबिट है, इनका वजन कितना होगा, मान लीजिए सबका हो गया कितना, 50 किलो। फिर क्या हुआ भैया, उसके बाद अगर इसको ऊपर ले गए और किसका 50 स्नैक का वजन निकाले तो मान लीजिए हो गया 10 किलो। तो ये भी सही चल रहा है, मतलब इनका अगर वजन हम निकालेंगे तब भी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अपराइट ग्राफ ही आएगा। तो क्वेश्चन आता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का दोनों का ग्राफ, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, तो आप बता दीजिएगा अपराइट ग्राफ होता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल बहुत छोटा सा और अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अभी तक हमने किसका बात किया, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कहाँ होगा भैया, ग्रासलैंड हमारा होता है जमीन पे, टेरेस्ट्रियल। अगर हम इसी में एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात कर लें, पानी वाले जगह की, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया सी का। सी मतलब होता है समुद्र, पूरा का पूरा समुद्र। समुद्र में क्या होगा, समुद्र में अगर हमें पिरामिड ऑफ नंबर का ग्राफ बनाना है और पिरामिड ऑफ बायोमास का ग्राफ हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर पिरामिड ऑफ नंबर है तो मान लीजिए हमारे समुद्र में बहुत सारी छोटी छोटी काई पड़ी है, एल्गी पड़ी है, तो ये हो गया मेनली प्रोड्यूसर मतलब पेड़। तो ये क्या हुआ, प्लांट हो गया। इसी को खा के कौन जिएंगे, इसी को खा के कुछ छोटी छोटी मछलियां जिएंगी। जैसे मान लीजिए मछली में, छोटी मछली में एग्जांपल ले लीजिए स्टार फिश का। तो एल्गी हमारे में कितनी है समुद्र में, मान लीजिए 1000 एल्गी है, स्टार फिश मान लीजिए 100 है। फिर क्या है भैया, उसके बाद इसके बाद मान लीजिए इसी में छोटे छोटे क्या है, इसी में ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस है मान लीजिए कितने 50। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए इसी में 5 शार्क मछली या 5 व्हेल मछली है। व्हेल जो पूरे पृथ्वी की सबसे बड़ी प्राणी कही जाती है, हाथी से भी बड़ी। अच्छा, तो इसका ग्राफ कैसा है, बिल्कुल सीधा। तो ग्राफ कैसा है, अपराइट ग्राफ। उसके बाद सर क्या है, उसके बाद इसका अगर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो क्या होगा, अब की उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, अगर हम बात करेंगे 1000 काई की, काई का वजन कितना होता है, बहुत कम होगा, ठीक। अच्छा, स्टार फिश की 100 ही तो है, कितना होगा। अच्छा, ऑक्टोपस 50 ही तो है, कितना होगा। लेकिन अगर व्हेल मछली की बात करें, पूरे पृथ्वी पे हाथी से भी बड़ी व्हेल होती है, और एक नहीं 5 पांच हुए पूरे समुद्र में, तो सबसे ज्यादा जो वजन होगा वो होगा व्हेल मछली का। एक मछली का 1 कुंटल, तो 5 मछली का 5 कुंटल, मतलब 500 किलो इसका वजन हुआ व्हेल का। फिर उससे थोड़ा सा कम होगा ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस का वजन कितना होगा, मान लीजिए इसका हो गया कितना, 100 किलो। उसके बाद इससे नीचे जो स्टार फिश है, स्टार फिश, इसका वजन हो गया 50 किलो। और उसके बाद जो हमारी एल्गी या काई है, इसका वजन मान लीजिए हो गया 5 किलो। तो इसका ग्राफ तो उल्टा हो गया, इनवर्टेड ग्राफ हो गया। कैसा ग्राफ हो गया, इनवर्टेड। तो
क्वेश्चन मेनली यही दोनों ग्राफ से बनता है, इससे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है। यही आपका मेनली जो चैप्टर है वही यहीं पे आके खत्म हो जाता है। तो हमने आज अपने लेक्चर नंबर 13 में इस सीरीज का तीसरा चैप्टर इकोसिस्टम कंप्लीट कर दिया। इसके पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है जो चैप्टर नंबर 11 है, और उसके पहले हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ाया है। तो अगर पूरी सीरीज आप लोग शुरू से देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक आप हमारे साथ जुड़े हैं, उम्मीद है आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर कोई दिक्कत है आपको कमेंट में बताइए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अपने दोस्तों में धकाधक जितना तेज आप शेयर कर पाए उतना तेज वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलेंगे बच्चों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।